नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। नोटबंदी, विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहिए, इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है, सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी, जिसकी चर्चा आज भी होती है। हो भी क्यों ना, ये मोदी सरकार का एक ऐसा फैसला था जिससे हर एक भारतीय का सामना हुआ था। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की। नोटबंदी से देश को क्या फ़ायदा हुआ, ये बताने से खुद मोदी सरकार भी कतराती रही है, लेकिन पीएम मोदी की घोषणा के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि प्रधानमंत्री के फैसले के बाद लोगों को अपने पुराने नोट बदलने की इजाज़त भी दी गई थी, जिसके बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का बोलबाला कायम है। नोटबंदी के 5 साल बाद डिजिटल भुगतान में वृद्धि के बावजूद चलन में नोटों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई है। नोटबंदी के 5 साल के बाद नकदी का चलन जरूर बढ़ा है, लेकिन इस दौरान डिजिटल लेन देन भी तेज़ी से बढ़ा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे माध्यमों से डिजिटल भुगतान में भी बड़ी वृद्धि हुई है। आज नोटबंदी के 5 साल पूरा होने पर एक बार फिर से नोटबंदी के नफ़ा नुकसान की चर्चा शुरू हो गई है। हम भी राष्ट्रधर्म में इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नोटबंदी पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। इलेक्टेड सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन को डिलीवरी में बदल कर और ये बात साबित की है कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है और डायनेस्टी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। अभी तक लोगों के हितों का डिस्ट्रैक्शन करती रही, डिस्ट्रॉय करती रही। मोदी जी ने डिसीजन को डिलीवरी में बदल करके एक नई कार्य संस्कृति, चाहे सुशासन के क्षेत्र में हो और चाहे आम लोगों के सरोकार के क्षेत्र में हो, किया है। अब कुछ लोग अभी भी जो है वो कुछ काले धन के कुबेर अभी भी जो है वो डिमोनेटाइजेशन के झटके से उबर नहीं पा रहे हैं। वो जब हर सालगिरह होती है, हर वर्षगांठ पे वो जो है वो डिमोनेटाइजेशन का जो झटका है उनको याद कराएगा, क्योंकि कांग्रेस उसी डिमोनेटाइजेशन की वजह से आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। और ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है कि जिस काले धन के कुबेरों के भरोसे ये पार्टी चलती थी, आज उनका भी बंटाधार हुआ है और इनका भी। देखिए, आज नोटबंदी की 5वीं सालगिरह है और 8 नवंबर 2016 8 बजे रात को जब ये तुगलकी फरमान जारी किया गया तो 3 उद्देश्य बताए गए थे नोटबंदी के। सबसे पहला कि काला धन समाप्त करेगी, दूसरा भ्रष्टाचार रोकेगी, तीसरा जो आतंकवाद को पैसा जाता है उसके ऊपर लगाम कसी जाएगी। 5 साल में एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। आप खुद ही बता रहे हैं कि आज जो सर्कुलेशन ऑफ कैश है भारत की अर्थव्यवस्था में, वो 2016 के बनस्बत 65% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार का कोई आलम ही नहीं है और जहां तक आतंकवादी संगठनों को पैसा जाने की बात है, वो पैसा उसी तरह जा रहा है जिस तरह से 2016 से पहले जाता था। तो क्या प्रधानमंत्री ये कृपालता करेंगे देश को बताने की कि जब उन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी किया था और उसके 5 साल बाद क्या एक भी उद्देश्य उस तुगलकी फरमान का पूरा हुआ है कि नहीं? आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हुए। जिस दिन नोटबंदी की गई थी उस दिन रात में मोदी जी ने कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। नोटबंदी के कारण पूरे देश में हाहाकार मच गया।
नोट बदलने के लिए देश में लाइनों में कई लोगों की मौतें हो गई और उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि मुझे 3 महीने का समय दे दें। 5 साल में न काला धन खत्म हुआ, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ गई। नोटबंदी के एक निर्णय के कारण पूरी देश की इकोनॉमी का पूरा ढांचा चरमरा गया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। इंदुकांत दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर वरुण पुरोहित कांग्रेस से, विजेंद्र सिंह सोलंकी भाजपा से। आप तीनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, ये जो नोटबंदी हुई आज 5 साल हो गए हैं, इसको कैसे देखते हैं कि क्या खोया और क्या पाया? के रूप में श्री चंद्रशेखर जी हैं। हेलो जी विजेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। श्री चंद्रशेखर जी हैं? जी हाँ, चंद्रशेखर जी, फरमाए विजेंद्र जी। बड़े माकूल विषय पे आपने डिबेट रखी आज। बड़ा उपयुक्त विषय है। देखिए, नोटबंदी जब नवंबर 2016 में बंद की गई थी, ये बहुत बड़ा कदम था। इस कदम को आसानी से कोई भी नेता किसी भी दल का उठाने से हिचकिचाता रहा था, जबकि कुछ महापुरुष जैसे बाबा रामदेव आदि इस विषय को बार बार उठा रहे थे कि बड़े नोटों को तत्काल बंद किया जाए। जहां तक इसके मकसद का सवाल है, मकसद देखिए, काला धन पर निश्चित अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार पर निश्चित अंकुश लगा है, क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग जो 60-65 वर्ष तक भ्रष्टाचार के खेल में डूबे रहे, उनको ये समझ आसानी से नहीं आने वाला है। और आतंकवाद पर भी अंकुश लगा है। उस तिथि को नोट बंद करने का मकसद आगे के परिणामों के साथ साथ तत्कालिक परिणाम भी जो आने थे, जो इसका मकसद था वो ये था कि जितने भी काला धन लोगों के पास आज तक जमा है, आज तक यानी कि उस तिथि तक, नवंबर 2016 तक, घोषणा वाले दिन, चाहे वो आतंकवादी को सप्लाई करने का मामला हो या कोई और काला धन किसी प्रकार का हो, उसको जीरो करना था, उसको शून्य करना था। जो उसी दिन उसी वक्त वो विषय, वो उद्देश्य सफल रहा कि काला धन वो वास्तव में शून्य हो गया। और देखिए, एक सामान्य सी बात मैं और रखना चाहूंगा कि जहां तक मेरी समझ काम करती है कि नोटबंदी का जो असर है वो नोट वालों पे हुआ है। और 65-70 वर्ष में जो देश की जनता गरीबी से जूझ रही थी, 2014 तक खासकर, उसे इस नोटबंदी से लेश मात्र भी कोई न फर्क पड़ा है और न उनकी किसी मानसिकता पे इस आदेश का फर्क पड़ा है। उसका परिणाम ये है कि 3 वर्ष गुजरने के बावजूद में जब दोबारा लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, 16 के बाद, तो बहुमत और प्रचंड आया। केंद्र में लोगों ने, अगर ये कदम गलत होता या सरकार की नीतियां कमजोर होती, तो देश की करोड़ों करोड़ों जनता वो भी अपना एक समझ रखती है। गरीबी एक अलग विषय है और बुद्धिमानी एक अलग विषय है। इस भारत में बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हैं और रहेंगे, बड़े बड़े मनीषी रहे हैं।
तो इसका इन तीनों विषयों पर, चाहे वो आतंकवाद का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार का विषय हो, चाहे काले धन का मकसद हो, तीनों में 100% सफलता प्राप्त की है। और मैं बाकी साथियों को जो डिबेट में बैठे उनको ये भी कहना चाहूंगा कि उनको 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो परिणाम लोकसभा के रूप में, रिजल्ट के रूप में देखने को मिला। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव में वो देखने को ठीक से और मिल जाएगा। तो ये जो विचलित लोग हैं, ये जो पैसे वाले लोग हैं, नोट वाले लोग हैं, काला धन को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जो पिछली सरकारों के मुखिया और उनसे संबंधित लोग जो एक एक परिवार की चापलूसी, चाटकारता करते रहते, ये उन पर भारी उस पर चोट पहुंची है। इसलिए बाकी लोग विचलित हैं। बाकी देश की जनता बेहद प्रसन्न है। उसके परिणाम के रूप में पिछला चुनाव और लोकसभा सीटों की संख्या, उसके बाद में आगामी चुनाव 5 प्रदेशों में होने वाला, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश हमारा है, उसका परिणाम भी आप देखेंगे कि आपको 300+ सीटें, न कि घटक दलों को मिला के बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आएगा। चंद दिनों की बात है, इसमें कोई तर्क की गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरा तो भाई चंद्रशेखर जी इतना सही कहना है जी कि नोटबंदी बड़ा उचित, बड़ा उपयुक्त और इस देश के लिए बहुत उचित, बेहद उचित कदम था। और मोदी जी ने जितने भी कदम लिए हैं, जितने भी कदम उठाए हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई है, उसका तो दुनिया प्रचार प्रसार कर रही है, दुनिया तारीफ कर रही है। चंद लोग हैं अभी सर इसी जो अपने लिए जीते हैं और अपने परिवार के लिए जीते हैं। विजेंद्र जी, अभी इसी जो देश के लिए जीने वाले लोग हैं, विजेंद्र जी, उन्हें बड़ी प्रसन्नता है मोदी जी और योगी जी जैसे नेताओं से और बाकी इस प्रकार के और भी बुद्धिजीवियों से। विजेंद्र जी, अभी इसी कदम पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक ही जो कदम है उसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित, कैसे देखते हैं, क्या खोया, क्या पाया, क्या महसूस किया, कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ खड़ा होना था? कोरोना भी उसमें एक विषमता रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गंभीरता पूर्वक आरोप या कोई आपका जवाब हो, गंभीरता हो उसमें। चंद्रशेखर जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। बरसी है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने लाइनों में लग लग के अपने प्राण त्याग दिए। वो कॉमन मैन था, गरीब आदमी था, मिडिल क्लास था। वो कोई काले धन का व्यापारी नहीं था, महेश शाह नहीं था जो इन्होंने गायब कर दिया उसको। वो आम आदमी था जिसने परेशानी हुई। मैं खुद बैंकों की लाइन में लगा, भारतीय जनता पार्टी का एक भी बड़ा नेता लाइन में लगाओ, खाली कभी फोटो खिंचा के चेप दियो तो अलग बात है। कैसे नोट बदल गए इनके। आज भी गरीब आदमी, गरीब महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जिनका स्त्री धन माना जाता है हमारे कानून के अंदर, वो इन्होंने निकाल के छीन लिया उनका। आज भी कई महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जिनके पास 10-10, 5-5 हजार अपनी इमरजेंसी के लिए रखती थी, आज भी पड़े, बेचारी परेशान हो गई। उनके आप उनके आंसू, उनके खून के आंसू आप देख नहीं सकते हो। इनको ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कंपनी सरकार है, आज का दिन धोखा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि इन्होंने वादा किया था 31 दिसंबर तक बदलने का नोट, बीच में बंद कर दिए, 31 मार्च तक का बाद में किया, लेकिन आम आदमी का नोट नहीं बदला इनका। आप बताइए कौन से बड़े आदमी का नोट लाइन में लगा? सबके इन्होंने बदले, इनके नए नए दफ्तर इन्होंने बनाए और बात कर रहे हैं काला धन आम आदमी का, जिसने इमरजेंसी का 10,000, 20,000 जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको पता था मिडिल क्लास आम आदमी, गरीब आदमी के पास 10,000, 20,000, 50,000 घर में पड़ा होगा, वो निकाल के इन्होंने बैंकों में रख लिया। बड़े बड़े जो इनके पूंजीवादी दोस्त हैं उनको एक एक घंटे में लोन बांट दिए। ये सारी जनता देख रही है। जहां तक ये बात कर रहे थे अभी लोकसभा परिणामों की, लोकसभा परिणाम नोटबंदी का प्रचार करके नहीं जीते, आप सर्जिकल स्ट्राइक करके जीते। उन विमानों से जीते जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जमाने में खरीदे गए थे। आप अपने विमान कोई खरीद के नहीं जीते हो आज दिन तक। आपने राफेल खरीदा, चीन घुस गया अंदर। 56 इंच कहां है ये आप मुझे बताइए, 56 इंच कहां है इनकी? चीन से आज देखिए व्यंग्य कैसा है। अडवाणी जी का जन्मदिन, उस दिन इन्होंने नोटबंदी करी। और आज आप देखिए पेटीएम जो चाइना की प्रवर्तक कंपनी, वो भारत में सबसे बड़ा आईपीओ लेके आई है, उसकी सारे सोशल मीडिया पे मजाक उड़ रही है इनकी। बात करते हैं आम आदमी, गरीब आदमी, इनको जरा सी दर्द नहीं आया। लाइनों में लगे छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके महिलाएं। बिल्कुल वरुण पुरोहित जी चर्चा जारी रखेंगे। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी करते हैं। विजेंद्र सिंह सोलंकी जी, ये जो आम इंसान है, ये जो आपने कहा कि उसके पास नोट नहीं था, तो जो जिसके पास नोट नहीं है, दरअसल वही ये सवाल करता है कि उसको ना आंकड़े समझ में आते हैं, ना उसको ये बातें समझ में आती हैं। वो तो छोटी छोटी बातों को समझता है कि उसको दाल कैसे मुहैया होगी, पेट्रोल कैसे मिलेगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, उसको उसके चूल्हे को ईंधन कहाँ से प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा तो कितनी सस्ती दरों पर प्राप्त हो सकता है। यही सब बातें हैं। तो ये कैसे होगा, या हो रहा है ये सब? चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं स्पष्ट करूंगा कि आज की बहस नोटबंदी पे है, महंगाई का विषय इसमें अभी आपने जोड़ा है। नहीं, जोड़ा नहीं है सर, जोड़ा नहीं है। आम इंसान को जो कहा आपने नोट नहीं है उसके पास, तो उसी के लिए सवाल है ये। मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारे साथी बंधु 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, थोड़ा पीरियड पीछे छोड़ दिया जाए तो समझिए कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने जो शासन किया है, ये गरीबी गरीब चिल्ला रहे हैं, ये क्या जानते हैं कि ये गरीबी 2016 में अचानक नहीं आई? ये गरीबी पहले तो ये विचार करना चाहिए कि जो 60-70 वर्ष जिन लोगों ने शासन किया, ये गरीब और गरीबी उनकी तो देन है, किसी और की तो देन है नहीं। बीच में ना बोले आप, कृपया बीच में ना बोले आप। ज्यादा बोलने से ज्यादा बुद्धिमत्ता का कोई प्रदर्शन नहीं होता है। बीच में ना बोले, हम नहीं बोले, बीच में नहीं बोले थे। कांग्रेस वरुण जी देखिए, इंदुकांत जी से तो सवाल किया ही नहीं है अभी। के सिवाय कुछ नहीं आता। वरुण जी वो मुखिया आपका राहुल सफेद झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ नहीं, देखिए सर, देखिए विजेंद्र जी, आप तो अपनी बात बताइए। माफी मांगता है विजेंद्र जी, आप अपनी बात बताइए। खाते हैं आप, बोलने का खाते हैं आप, बीच में हम नहीं बोले। शालीनता को कांग्रेस जानती नहीं है। आप 70 साल बोल रहे हो, 70 साल में इन्हें मौका दीजिए, इन्हें मौका दे दीजिए, पहले बात पूरी करें। इनको बीच में अटकने की आदत है, कांग्रेसियों का बेस ही खराब हो गया है। कोई बात नहीं, आप बोलिए, सही बोलिए। बिल्कुल। मेरा मतलब कहने का कि गरीब और गरीबी देन किसकी है? जिन लोगों ने 60-65 बरस 70 बरस शासन किया है भाई, ये तो बच्चा जानता है कि कोई भी उपलब्धि है तो भी उन्हीं की है, और अगर कुछ माइनस है, गरीब है, गरीबी है, तो भी उन्हीं की देन है। 2016 में जो कदम उठाया गया था, जो गरीबी रेखा में जीते हैं लोग इस देश के अंदर, आपको मालूम है कितने करोड़ के बैंकों में खाते खोलने का काम इसी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने, और हजारों करोड़ रुपए का उसमें अब धन जमा है उन्हीं गरीबों का जिन्होंने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था। जीरो बैलेंस पे बैंक के खाते खुलवाए गए और केवल गरीबों को ही धन। ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं। दूसरा, इसे डिनाई करने से टीवी मंच पे बैठ के काम चलने वाला इसलिए नहीं है। मैंने कहा कि भाई जो समक्ष है, प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की आवश्यकता क्या है? उसका नोटबंदी के 3 साल बाद वाला चुनाव और उसके परिणाम क्या देश की इतनी बड़ी जनता वो समझ नहीं रखती है? केवल ये 4-6 लोग कांग्रेसी और उस परिवार से जुड़े हुए लोग ही क्या अकलमंद है इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और फिर अगला परिणाम भी आने के लिए आतुर है। 5 राज्यों का परिणाम आपके समक्ष 2-3 महीने बाद आ जाएगा। मैंने जैसा कहा है, तो आया है विजेंद्र जी, ही इन कांग्रेसियों की है। इस देश को गरीबी मिटाएंगे 5 वर्ष बाद के गरीबी मिटाएंगे। जी ठीक है। इंदुकांत जी, ये जो विश्लेषण है, 5 साल गुजरे हैं और 5 सालों में क्या खोया क्या पाया नोटबंदी से, ये एक सवाल है जो हर एक व्यक्ति के मन में सुलग रहा है, या उसके मन से वो पूछता है कि क्या पाया। बीच में कोरोना भी आ गया, तो अब कहाँ पे हम खड़े हैं? आवाज नहीं आ रही विषय पर। इसमें जो बातें रखा है अभी भाजपा से विजेंद्र सोलंकी जी ने और वरुण जी ने, मामला दोनों के बीच में कहीं पे है, दोनों एक्सट्रीम समय लगते हैं। देखिए,
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने केंद्र में जब सरकार में आए हैं तो देश हित में बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन नोटबंदी एक ऐसा मामला था, मैं एक व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ और मैंने काफी लोगों से इस पर राय भी ली है, जिसमें सरकार की मंशा अच्छी थी लेकिन उसकी सफलता जैसी एक्सपेक्टेड थी वो नहीं रही। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका एक मामला माना जाता है बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन इशू था, जिस तरह से उसको लागू किया गया, उसके बाद जनता की परेशानी कम करने के लिए या कहीं उसका अल्टीमेट स्वरूप विद्रोह का ना हो जाए, जैसा दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में उसी समय हुआ था और वहां पे सरकारों को भी एक तरह से सरकारें हिल गई थी। तो बड़े पैमाने पर पेट्रोल पंप में अस्पताल के नाम पे नोटों को एक्सचेंज करने का छूट दिया गया, कोऑपरेटिव बैंक्स को छूट दी गई। तो बड़े पैमाने पे काले धन को वहां पे माध्यमों से फिर से सिस्टम में डाल दिया गया। तो जो उद्देश्य था कि देखिए उद्देश्य बहुत पास था, ये माना जाता है अगर ईमानदारी से आप ऐसे विश्लेषण करेंगे तो। और उद्देश्य ये था जिन लोगों ने जमाबंदी कर रखी है नोटों की और ब्लैक मनी रखा है वो बाहर आ जाए और वो क्या नहीं निकाले तो खत्म हो जाए, और जो लोग काला धन का रोजगार करने वाले हैं उसमें काम करने वाले हैं वो एक्सपोज हो जाए। लेकिन आपने जो उद्देश्य रखा उसको सफल होने के लिए होमवर्क नहीं किया था, सिक्रेसी के नाम पे चाहे जल्दबाजी में। अगर उसका होमवर्क प्रॉपर हुआ होता तो इसका शायद ऐसा रिजल्ट आता जैसा प्रधानमंत्री या उनकी सरकार चाहती थी, उससे भी दूरगामी उसका असर पड़ता। लेकिन अब इसके फायदे और नुकसान अगर हम बताएं तो क्या है मुख्य रूप से, देखिए एक जबरदस्त फायदा ये हुआ कि देश में लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू किए। हालांकि 5 साल बाद अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरा शुरू में 2016 में जब ये आई बात है उसके पहले 1-2 सालों में आप देखेंगे तो इनकम टैक्स पेइज की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने एसेट्स और इन चीजों का खुलासा करना पड़ा, डिक्लेयर करना पड़ा। लेकिन इसके जो नुकसान हुए वो नुकसान ये हुए कि लोगों के पास एकाएक कैश खत्म हो गया। फिर उसके बाद उसकी व्यवस्था, क्योंकि बड़े पैमाने पर होमवर्क की कमी मैं मानता हूँ था कि अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए एक नुकसान हुआ, जिसकी रिकवरी क्योंकि सरकार अच्छे उद्देश्य से काम कर रही थी तो धीरे धीरे होनी शुरू हुई थी। उसके बाद कोविड संकट आ गया तो जो एक 8% के आसपास 8% का विकास दर सरकार ने हासिल किया था मोदी गवर्नमेंट ने, और वो ये कहते थे कि यूपीए 2 में जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी उसकी उन्होंने रिकवरी शुरू की थी। उस रिकवरी को अपने इस स्टेप से उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, कम हो गया, और वापस हम लगभग उसी स्थिति में आ गए जहाँ अर्थव्यवस्था की गिरावट पहले हुई थी। अब इसका एक बड़ा कारण क्या है देखिए चंद्रशेखर जी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दिनों से माना जाता था आजादी के 10-15 साल बाद से ही कि एक पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी की चलती है, काले धन की चलती है, और वो इतने बड़े पैमाने पे थी जिसका असेसमेंट प्रॉपर कभी भी हो नहीं पाया। अब वो जब एकाएक अगर मान लीजिए कि 50-50%, 60-40% भी है तो 40% की आप ब्लैक इकोनॉमी को आपने बंद कर दिया, एकदम एकाएक चौक कर दिया। तो अब वो जो अर्थव्यवस्था से पैसा आता है तो बहुत से सेक्टर जैसे खासतौर से कंस्ट्रक्शन का फील्ड है और सारे फील्ड्स में बिल्कुल एकाएक गिरावट आ गई, वहां काम बंद हो गया। हमने देखा बिल्डर्स को रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन इसका उद्देश्य सही होते हुए भी इसके रिजल्ट जैसे आने चाहिए थे वो नहीं हासिल किए जा सके। लेकिन इसमें सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। जी चंद्रशेखर। इंदुकांत जी ये भी समझना चाहेंगे कि जब 2015-16 में 16 लाख करोड़ रुपए उस समय चलन में थे कैश में, आज वो पैसा दुगना हो गया है, तो इससे क्या फर्क पड़ा है जनजीवन पर? जी देखिए चंद्रशेखर जी 2021 में 24.50 लाख करोड़ रुपया चलन में है कैश में, तो इससे क्या फर्क पड़ा है? एक तो देखिए ये है कि जो कैश चलन में अधिक आया इसका एक बड़ा कारण है जो टारगेट लेके सरकार चल रही है कि हम इसको $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो कैश तो चलन में लगातार बढ़ता है। इसकी समीक्षा तब हो पाएगी जब आप 2016 में जब ये नोटबंदी की गई थी उसके पिछले 5-6 वर्षों में कैश ट्रांजैक्शन या कैश इकोनॉमी में कितना था 2008-9 में और
2016 में कितना आया, 2010 में कितना था, 2016 में कितना आया, और फिर 2016 के विज़िविज़ अभी 2021 में कितना आया, तब वास्तविक इसकी गणना हो सकती है और इसकी हम लोग तुलना कर सकते हैं। लेकिन जो कैश वापस इकोनॉमी में आया है और कैश जिस तरह से इकोनॉमी को रन कर रहा है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप्ड इकोनॉमी में होती है। लेकिन 2-3 चीजें जिनको आप नकार नहीं सकते हैं, हमारे देश में भी नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन को काफी डिस्करेज किया गया और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा क्या है कि जो इनकम टैक्स बहुत से लोग डिक्लेयर नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी थे, वो बताते नहीं थे, और हमेशा इनकम टैक्स के भी बहुत भ्रष्ट ऑफिसर्स थे, बाकी ईडी के भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो इसके आपस में तालमेल कर लेते थे। कुछ जो ऑनेस्ट ऑफिसर थे वो कार्रवाई करते थे, लोग पकड़े जाते थे। लेकिन अब जब ये नोटबंदी की कार्रवाई हुई तो इनकम टैक्स डिक्लेयर करने वालों का, पे करने वालों का प्रतिशत लगातार 2017 और 18 में बड़े पैमाने पर बढ़ा, 30 से 40% तक बढ़ा एक साल में। तो ये एक इसका अचीवमेंट था। लेकिन अब इसका जो काला धन पूरी व्यवस्था से निकालना है, अर्थव्यवस्था से, इसको कैसे किया जा सकता है, ये जरूर से एक संयत ढंग से और प्लान ढंग से विचार करके देश में करना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए कि कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब अर्थव्यवस्था में जो कमी आई वो सामने दिख रही है, इससे डिबेट का कोई बहुत तर्क वितर्क करने का मतलब नहीं है। हाँ, इसमें साथ में कोविड के कारण जो गिरावट आई वो भी जुड़ गया, तो आज 6 साल बाद उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 बड़े फैक्टर्स जुड़ गए। लेकिन एक जो इनकम टैक्स पेई की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी इकोनॉमी में बढ़ी, इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। ये कहावत दोनों इश्यूज पे सूट करता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, शुक्रिया जी। सुकांत जी, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को जारी करेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, कैसे समझा जाए कि बदलाव जो किया जाता है, जब सरकार को कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, सत्ता में आप भी रहे हैं, सत्ता में अब बीजेपी है, जब बड़े और कड़े फैसले सरकार को लेने पड़ते हैं तब उनका विरोध भी होता है। उनके जैसे इंदुकांत जी ने कहा, उन मंशा, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उसके कहीं मैकेनिज्म में या कहीं उसकी ऑपरेटिंग में दिक्कत आई। लेकिन जो कड़े फैसले लिए जाते हैं उनके संग विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, या उसकी एक समीक्षा इस स्तर पर होनी चाहिए, बजाय एक गहरे आरोप लगाने के, बजाय कटघरे में खड़ा कर देने के। कहीं ना कहीं एक ऐसा मंशा विपक्ष की भी होनी चाहिए कि सरकार की फैसलों की समीक्षा करे। चंद्रशेखर जी, आपने खुद नहीं जवाब दे दिया, विपक्ष का नाम लेते हैं। विपक्ष को पूछ के करी थी क्या नोटबंदी? इन्होंने विपक्ष वालों से सलाह की थी क्या? पार्लियामेंट में सलाह की थी क्या? आप बताइए मेरे को। जीडीपी बढ़ा रहे थे पीडीपी के साथ, जब तो सही था। आज पीडीपी की दुश्मन हो गई, देश की दुश्मन। जब क्या कर रहे थे भैया? 3 साल पीडीपी के साथ जीडीपी बढ़ा रहे थे कश्मीर की। देखिए, मंशा के इंदुकांत जी ने बात की, मंशा उसकी साफ होती है जो आम आदमी, गरीब आदमी के लिए काम करता है। अगर गरीब आदमी, आम आदमी लाइन में लगता है और सेठ लोग, धन्ना सेठ, सारे अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, चाहे मेरी पार्टी हूं चाहे इनकी पार्टी, इनकी तो दम है नहीं बीजेपी का क्रिटिसिज्म करने की। मैं मेरी पार्टी के हूं चाहे इनकी पार्टी, किसी की पार्टी के हूं, किसी को देखा आपने बड़े आदमी को लाइन में लगते हुए? आम आदमी, गरीब आदमी लगा, उसका पैसा इन्होंने निकाल लिया। स्त्री धन का क्या होता है? इनकम टैक्स पढ़ाएगा आपने? स्त्री धन को छू नहीं सकता कोई आदमी। आज बड़ी बुजुर्ग महिलाओं स्त्री धन सब निकाल के बैंकों में ले गए। क्यों ले गए? इमरजेंसी प्रोविजन किसी बुजुर्ग औरत के पास, ये महिला जो साहब मेरे घर में, आपके घर में सेफ रखती थी अपना, इमरजेंसी में वो काम आता था, वो निकाल के चल दिए। आप मुझे बताइए, आप लोन ले सकते हो चंद्रशेखर जी? आज भी इतनी बातें बनाते हैं, आम आदमी को देते हैं क्या लोन? आज 2-2 मिनट में अडानी को, अंबानी नाम लेना नहीं चाहिए, मैं गलती बोल गई, सॉरी, बोलना नहीं चाहिए नाम। मैं, बड़े लोग बोलते हैं, मैं तो क्या इतना हूं नहीं इतना बड़ा सेठ, लेकिन इनको 1-1 घंटे में लोन दे रहे हो आप। किसी को देखा है किसी को 1 घंटे में आम आदमी को लोन देते हुए? अब आप डिजिटल की बात कर रहे थे, आप सब विद्वान हो, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। मैं कैश पे आधारित थी हिंदुस्तान की, नकदी के आधारित थी इकोनॉमी।
इसलिए जितनी वैश्विक मंदी आई कभी देश के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। आज जब से डिजिटलाइजेशन करते हो, किसके हाथ में गूगल, आप मुझे बताइए, किसके हाथ में इंटरनेट, केबल तक नहीं है आपकी, चाइना की जैसे डेवलप करी है आपने। 7 साल का आप रोना पीट रहे हो, जनता को रोना पीटना करा दिया आपने। आप सारा अमेरिका के पीछे लग्गू बना दिए। क्यों कन्वर्टेबल कर रखा है भाई रुपए को, डॉलर से आपने उसको हटाइए। क्यों कन्वर्टेबल है डॉलर के साथ रुपया? रुपया 20, इंदिरा गांधी के जमाने में 20 पैसा 30 पैसा ऐसा आता था, आपने पढ़ा होगा पेपरों में। तो पैसे, रुपए की वैल्यू 30 पैसे रह गई, 40 पैसे रह गई, हमको वही बढ़िया था। आपने कन्वर्टेबल कर रखा है रुपए से डॉलर को। हर बात कहते हो डॉलर चला गया अमेरिका में। अरे भाई अमेरिका क्यों छाप रहा है डॉलर? अगर वहां डिजिटल व्यवस्था सही चलती तो आम आदमी, बुजुर्ग आदमी, महिलाएं सब्जी खरीदती है ठेले पे, वो कोई आपके इंटरनेट से नहीं खरीदेंगी। गांव में इंटरनेट नहीं है, खाद खरीदने किसान जाएगा, पहले मोबाइल लेके वहां बैठा रहेगा, लाइन में लगना पड़ता है भाई आम आदमी को जब कोई चीज मिलती है। आपको मैं खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं खुद लाइनों में लगा हूं 3-3 बैंकों के। अगर मैं मेरे घर में मेरी माता जी के रुपए नहीं बदलाता 30 नवंबर पहले, तो आज मैं खुद रो रहा होता इनके पास टेलीविजन के ऊपर। आज अगर इनमें जिगरा है 56 इंच का, मुझे बताइए जिनके पास 500 1000 के नोट एक नंबर है गरीब आदमी के, बदलेंगे क्या? ये जवाब ले लो आप इनसे सबसे पहले। अगर इनकी ये बोल सकते हैं इस बात पे, नहीं बोल सकते क्योंकि आज मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे बाहर हो जाएंगे। ये तो 70 साल में अटल जी की सरकार को भी लपेट रहे हैं। कांग्रेस की तो 50-52 साल ही रही है सरकार, जनता पार्टी की सरकार के यही भागीदार थे, उसका नाम भी है, तो सबको लपेट रहे हैं। इनको तो खुद को ही ध्यान नहीं कि 8वां साल तो इनको शुरू हो गया सत्ता के अंदर। आप मुझे बताइए, सारी पूंजीवादी चंड चालाकी प्रवृत्ति है। आम आदमी का जो रुपयों में घर था वो निकाल लिया, जिसके पास में 10,000 20,000 लाख, आप भी जानते हो इस बात को, हिंदुकान जी भी जानते हैं, आत्मा पे हाथ रख के देख लो। मिडिल क्लास गरीब आदमी का जो सेविंग थी इमरजेंसी की, नकदी में सेविंग करता है, झोपड़ी में रखता है, बैंकों में रखेगा। हाँ तो ये बैंक की बात कर रहे थे, आप अभी निकाल लीजिए इंटरनेट पे। फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजना थी, जिसको इन्होंने बदल करके जनधन योजना करी। मेरे पास इतने सारे आरटीआई के कागज पड़े, आपको जब मैं दिखा सकता हूं चुनौती के साथ। आज ये उस चीज को ले लेते हैं वरुण जी, जवाब ले लेते हैं विजेंद्र सोलंकी जी से। विजेंद्र सोलंकी जी जो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित, विजेंद्र जी उनको इतना समय दिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या था? मैं मनमोहन सिंह जी की मैं बोल रहा हूं, पूंजीवाद की किसी नीति का समर्थक नहीं था, लेकिन उनके टाइम भी समाजवादी नीति दुनिया की सबसे बड़ी मनरेगा लानी पड़ी मनमोहन सिंह जी के टाइम। आप क्या लाए भाई? आप बताइए, सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, आम आदमी के लिए कौन सी योजना लाए हो? राजीव गांधी एलपीजी योजना को बदल के उज्ज्वला योजना कर दिया। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का, आप मनमोहन सिंह जी का जनधन खाता कर दिया। मैं कह रहा हूं कोई भी काम अच्छा किया, मैं कह नहीं रहा, मोदी जी ने भी अच्छे काम किए होंगे, इनकी जैसे मैं नहीं करता क्रिटिसाइज। गांधी परिवार को गालियां बकना, इनको तो ट्रेनिंग देते हैं भाई, गांधी परिवार और कांग्रेस शब्द लेंगे जब भी कांग्रेस खत्म होगी, जब भी इनका राज चलेगा। गांधी परिवार जब जब जिंदा रहेगा, इनकी सरकारें चली गई, वो चीज पे मैं नहीं जा रहा। इनको जो सिखा, इनके जो होगी ट्रेनिंग वो ये जाना, मैं कभी बीजेपी में नहीं रहा। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आज भी किसी के पास 500 का 1000 का नोट अगर आम आदमी के पास है और वो लीगल टेंडर है, वो अपना दिखा सकता है भाई मेरे पास कहां से? क्या बदलेंगे? क्या बीच में क्यों बंद किया था 31 दिसंबर के पहले? तो आपने 15 दिसंबर के आसपास तो बंद कर दिए। वरुण जी जवाब तो ले लीजिए उनसे कम से कम। पूरा जवाब दीजिए जी विजेंद्र जी। चंद्रशेखर जी, ये जरा पेट भर के बोल रहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बोलेंगे बीच में। आप बोलिए ना, सही जवाब दीजिए। कांग्रेस को क्यों बोलते हो? आप अपनी पार्टी का जवाब दो जी। चंद्रशेखर जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे मध्य में हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, हिंदुकान दीक्षित जी, हाँ दीक्षित जी, तो उन्होंने उनकी बात को अगर हमारे बाकी साथी और बाकी देश की जनता ने, आपका राष्ट्रीय चैनल है, सुना होगा, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट ये अपना मत व्यक्त किया है कि मोदी जी और इस सरकार की नीति, नियत और नेता तीनों की प्रशंसा, भरपूर प्रशंसा, पेट भर के प्रशंसा दीक्षित जी ने की है, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। देखिए सर, उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं सर, अब इसको आप प्रशंसा में बदल दीजिए। तथ्य प्रस्तुत किए सर उन्होंने। मनसा अच्छी है सरकार की, नेता अच्छे हैं, उद्देश्य अच्छा है, नियत साफ है, ये बार बार उन्होंने कहा है। मैंने सोच समझ के आप उस वक्तव्य को रिपीट कर लीजिए, चाहे अभी। वो हंस रहे हैं आपके वक्तव्य पे, आपने जिस तरह उसको पूरी तरीके से जो वक्तव्य उनका था। हिंदुकान दीक्षित जी, एक बार वो जो वक्तव्य है उसका एक आप कंक्लूड नोट बता दीजिए, उसका एक कंक्लूड नोट बता दीजिए आप। वो अल्फाज बदल गए विजेंद्र जी, आप तक आते आते वो अल्फाज
पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। उन्होंने शक नहीं किया है, उन्होंने शक नहीं किया है, लेकिन वो जो बोला है वो बता देते। इंदुकांत जी बता दीजिए क्या बोला है, या बिल्कुल जैसा ये बोल रहे हैं वैसा ही है? चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है, देखिए है अपने वक्तव्य आप टीवी पर दोबारा चला दीजिए। केंद्र जी कह रहे हैं, इंदुकांत जी, विजेंद्र जी, एक दुष्यंत कुमार की एक 4 लाइनें हैं कि मुझे वरदान तो ये है नदी के पास से गुजरूं, मगर ये शर्त भी है एक लंबी प्यास से गुजरूं। किसी ने मुझसे चाहा है कि मैं बनकर रहूं कागज, मगर मैं वक्त के जलते हुए इतिहास से गुजरूं। तो ये उन्होंने कुछ कहा है, आपने उसको महिमा मंडित कुछ और कर दिया। आप पे शक नहीं किया जा रहा, आप पे सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन जो बात है उसको वहीं का वहीं तो रहने दीजिए कम से कम। इंदुकांत जी बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने पहले ही अपने वक्तव्य में ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि जो वरुण जी कह रहे हैं और जो विजेंद्र जी कह रहे हैं मेरे हिसाब से है मामला बीच का है। मैंने ये भी कहा 2 टूक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं जो प्रशंसनीय हैं। इतने तक जो विजेंद्र जी बात करें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से लागू किया गया नोटबंदी का मामला, इसमें भी मेरा ये मानना है कि मंशा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल पार्ट था वो उसकी तैयारी नहीं थी जैसा माना जाता है, जिस कारण से ये जो उद्देश्य था वो हासिल नहीं कर सके। जी, अब विजेंद्र जी आप कर सकते अपनी बात की। ये जो वक्तव्य सुन लिया आपने दोबारा? भाई नीयत साफ थी, नीति साफ थी, उनको लागू करने के तरीके पर उन्होंने जरा सा तर्क कहा है, लेकिन उन्होंने नेता, नीति और नीयत को बिल्कुल साफ करार दिया है दोबारा भी। मैं इससे आगे चंद्रशेखर जी बताना चाहूंगा वरुण जी को और देश की जनता को कि आपने स्वयं अभी 2 बार 3 बार ये दोहराया कि क्या खोया और क्या पाया। देखिए, खोने के नाम पे तो ऐसी कोई बात निकल के नहीं आ सकती है। सबसे पहले तो अगर हम बहुत गौर से देखें तो 7 वर्ष के अंदर तमाम नेता, तमाम एजेंसीज ने तमाम जोर लगा लिए। भ्रष्टाचार का अभी तक भी कोई मामला 7 वर्ष में वो ढूंढ नहीं पाए हैं। झूठे आरोप लगाए, बाद में माफी मांगते रहते हुए, गलत का विषय। दूसरी बात, क्या खोया क्या पाया? भाई किसानों के लिए उपलब्धि, मजदूरों के लिए उपलब्धि, चाहे वो एक यानी कि लिमिट जो है गरीबी रेखा वाली, बीपीएल कार्ड वाली, आयुष्मान जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए करोड़ों लोगों ने उसका लाभ उठाया है। पता नहीं हमारे साथी गांव में, देहात में या गरीबों में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप अस्पताल में जाइए, अस्पताल के रजिस्टर से रिकॉर्ड अवेलेबल हो सकता है कि 5 लाख की इतनी बड़ी राशि गरीबों को बीमारी के लिए, उनके परिवार के लिए और प्रतिवर्ष, ये इतनी बड़ी सुविधा। उसके बाद में देश भर में सड़कों का जाल जो खुली आंखों से चमकता है, रेलवे ट्रैक्स, कॉरिडोर्स, वो खुली आंखों से चमकता है, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एम्स। एक बार मेरा वरुण जी से निवेदन है, अपने साथी से, कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें नए मेडिकल कॉलेज, एम्स तो छोड़िए, उनको तो देख के आंखें खुली की खुली रह जाएंगे, मैंने देखा है। मेडिकल कॉलेज जिनको इस पे तरह तरह के तर्क पिछली डिबेटों में मैंने सुने, एक बार जरा थोड़ा ही काम अभी शुरू हुआ, जाके वहां देखे तो सही क्या बनना है, कैसा बनना है। वो तो अभी निकल जाएंगे, कैसी सुविधाओं का मामला है। कांग्रेस तो अब इस स्तर पे है कि आप कहेंगे तुरंत निकल जाएंगे गाड़ी लेके। वरुण जी, बहुत सारी, देखिए राम मंदिर का निर्माण, 300 धारा, 370 का हटना, 35A का हटना, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आना, इतना भारी निवेश अभी उपचुनावों के बाद में कर रही है विजेंद्र जी, ये खुली आंखों से देखा जा सकता है। विजेंद्र जी, मैं तो नोएडा का रहने वाला हूँ, खुली आंखों से चमकता है जो भारी निवेश उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हो रहा है। विजेंद्र जी, सेनाओं का सशक्तिकरण, बॉर्डरों की सुरक्षा, पहले गौधन हमारा, गौ माता और गौधन, आसाम ब्रह्मपुत्र के जरिए जहां कहीं कहीं एरिया 35 किलोमीटर चौड़ा है उनका, नदियों का जो आकार है, अलग अलग धाराएं हैं, पीछे से भारत से शुरू होकर हजारों गौवंश बांग्लादेश के लिए काटने के लिए स्मगलर्स के जरिए खुली छूट थी इन सरकारों की। आज उस पर पाबंदी लग गई, उस पर रोक लग गई
कितने बड़े पुण्य का काम है ये। और देश में दंगों पे अब वो बोल पड़ेंगे, मैंने विजेंद्र जी मौका नहीं दिया तो वो अब वो बोल पड़ेंगे। अब उन्हें बोल लेने दीजिए, जवाब ले लीजिए। इतने सारे सवाल, इतनी सारी उपलब्धियां आपने गिना दी हैं, तो उनसे जवाब ले लीजिए, वरना वो खुद बोल पड़ेंगे अगर मैंने जवाब नहीं लिया तो। हाँ ठीक, आपने कराया, ठीक किया। अब वरुण जी, आपने इतनी सारी उपलब्धियां जो विजेंद्र जी ने बताई हैं, और उनको कैसे देखते हैं कांग्रेस की नज़रों से, या उपचुनाव के बाद जो आपकी नज़रें जो उत्साहित हैं, जो आप प्रसन्न हैं और सोच रहे हैं कि कहीं और विस्तार हो सकता है, या कहीं पुनर्जीवन की जो आपकी उत्कंठा है वो कहीं एक अभिलाषा पूर्ण हो सकती है, तो कैसे देखते हैं इन उपलब्धियों को आप? पुनर्जन्म किसका करना चाह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस का? पुनर्जीवन कहा है सर, वरुण जी पुनर्जीवन कहा है, जन्म तो कहा ही नहीं है। सारे देश में छाई हुई है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा में भी इन्होंने कांग्रेस के युक्त भाजपा ने सरकार बनाई, इनकी नहीं बनी। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, वो भी कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आसाम में भी कांग्रेसियों लेके सरकार बनाई। आप इनके केंद्र में कितने आदमी कांग्रेस के लेके उन्होंने सरकार बनाई? इनके खुद के पास अगर कैपेबल कैंडिडेट्स होते तो दूसरी पार्टियों के क्यों तोड़ते भाई आप? सबसे बड़ी बात आप सुन लीजिए, ये तो कांग्रेस तो पुनर्जीवित नहीं, पूरे जनमानस में, दिल में, दिमाग में छाई हुई है। बीजेपी का हर नेता दिन में 10 बार कांग्रेस का ही नाम जपता है, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेता है। अब बात आप बार बार कर रहे थे नोटबंदी के, क्या असर हुआ? गरीब आदमी कितने मरे लाइनों में लग के, उसके प्रति कोई श्रद्धांजलि नहीं है। गौ माता का वंश रोका, ब्रह्मपुत्र रोका। आप मुझे बताइए कितने हिंदुओं के स्लॉटर हाउसेज हैं? चंद्रशेखर जी, आप मुझसे ज्यादा रखते होंगे इसमें ज्ञान, आप इनको बता दीजिए। उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे राज्यों, कितने हिंदुओं के स्लॉटर हाउसेज हैं? कितना बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा या घटा हिंदुस्तान से? उसका आप आंकड़ा निकाल लीजिए। मैं तो आंकड़ों में जाता नहीं, मैं तो आम आदमी की पेट की जो भूख होती है, आम आदमी की समस्या, उसकी चर्चा करता हूँ। उसका बीजेपी से क्या लेना देना सर? क्रिटिसाइज करूंगा, बीजेपी होगी तो भी करूंगा। इनके अंदर 56 इंच का सीना नहीं। मोदी जी के खिलाफ बोलते ही बीजेपी से बाहर, मैं राहुल गांधी के खिलाफ बोलूंगा, मैं बाहर नहीं होऊंगा। ये फर्क है डेमोक्रेटिक पार्टी में, नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी में। जहां तक उपचुनाव का प्रश्न है, मैं इतना प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि अभी हमको तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है इन लोगों से, जिस हिसाब से बेच रहे हैं देश को, निजीकरण कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, SC ST 28% जो हमारी आबादी है उसको वापस दलित बनाना चाहते हैं। वो इनकी जो मंशा सबको पता लग गई। अगर इनकी अच्छी मंशा होती, 1000 का नोट बंद कर देते हैं, आप ले जाइए लीगल नोट, बैंक में डालिए, नया नोट ले जाइए। अचानक से बंद करके बहन बेटियों को, माओ को सड़क पे देखो। मैंने फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, बड़ा आदमी कोई लाइन में नहीं लगा, गरीब आदमी, आम आदमी हमारे जैसे लगे लाइन में, धक्के खाए 2-2 घंटे जब जाके नोट बदले। फिर 2000 का नोट 2000 लेने के लिए भी कितने चक्कर लाइनों में लगने पड़े हमारा खुद का पैसा निकालने के लिए। अगर इनकी अच्छी मंशा होती, 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया छापने आपने? इसलिए बंद कर दिया है कि जो बड़े बड़े लोग थे 2000 का नोट ले गए, अपने तिजोरियां भर ली, आम आदमी सड़क पे आ गया। आप खुद बताइए, मैं बोलना नहीं चाहिए, बैंकों के 10-10%, 5-5%, 15-15% लेके नोट बदले गए कि नहीं बदले गए? उसका तो पूरी जांच करी गई इन लोगों ने। सारे बैंकों का करप्शन कर दिया बैंकों के अंदर। साहब आप ब्रिजेंद्र जी कांग्रेस बीजेपी मत जाओ, आम आदमी की बात करो। मैं मनमोहन सिंह जी की पूंजीवादी जो नीति थी उसका भी आलोचक रहा हूं, उसका भी समर्थन नहीं करता हूं। आप नहीं कर सकते आलोचना आपकी पार्टी में। जो चीज गलत हुई, मोदी जी ने, मैंने आप प्रारंभ में कहा अच्छे काम किए, उसकी प्रशंसा मैं कर सकता हूं टीवी पे। आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी, गांधी जी सबको अंडसेंड बोलोगे। आप नहीं राजीव गांधी की टेक्नोलॉजी की तारीफ करोगे, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप चुनाव में आए। आप नोटबंदी से नहीं जीते हो, आप जीते बालाकोट स्ट्राइक करके। स्ट्राइक में भी जहाज प्लेन वही थे जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम खरीदे हुए थे। आप बात कर रहे हो बॉर्डरों की, चाइना क्यों घुस गया? पेंटागन जिसका आपने डॉलर का पिछलग्गू बना रखा है, रुपये को पूंछड़ी बना दिया भारत की इकोनॉमी का, अमेरिका की। आप मुझे बताइए चाइना घुसा कि नहीं घुसा अरुणाचल प्रदेश में? आप कहते, प्रधानमंत्री जी कहते नहीं घुसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, दोनों की तारीफ कर रहा हूं मैं। आप हमारे नेताओं की नहीं करोगे। दोनों बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, सच्ची सच्ची बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कह दिया घुसा है भाई, इतने में इतना घुसा है चाइना। अरे भाई मानना चाहिए, जो आप गलत कर रहे हो उसको मानो। अगर 370 का बचा कुचा पार्ट, वैसे तो इंदिरा गांधी हटा गई थी कितने उसके अंश, लेकिन आपने किया, उसकी तारीफ करता हूं मैं। आपने 370, कश्मीर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो वहां के पत्रकार और न्यूज रिपोर्टर्स देख लेंगे जाकर के, हम भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे। लेकिन वो अच्छा काम किया तो मैंने उसकी प्रशंसा कर दी कि बचा कुचा 370 भी वीक था, आपने हटाया। आपने राम मंदिर की बात की, आप मुझे बताइए उसके ताले किसने खुलवाए, किसके रेजिम में खुले? वो ढांचा किसके रेजिम में साफ हुआ? उसके ऊपर रामलला की मूर्ति किसके रेजिम में एस्टेब्लिश की? आप तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसका क्रेडिट आप लेना चाहते हो,
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाहर आप समझौता करा के बना पाएंगे राम मंदिर? नहीं बना पाए, आज दिन तक आप नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपको चुनाव में उसका फायदा लेना है, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। जिसके रोटी रोजगार चला जाता है वो कांग्रेस बीजेपी नहीं देखता है, वो पहले अपने बच्चों की रोटी देखता है, शाम को बिल मिला रहे होते हैं भूख से। आप उसका इंतजाम करिए, बहुत बुरी हालत है देश की। मैं आज बता रहा हूं, मैं कांग्रेस बीजेपी पे नहीं जा रहा हूं। आम आदमी की आवाज बनो, आप बीजेपी में रहो, लेकिन आम आदमी की आवाज भी बोलो। जब लोकतंत्र मजबूत होगा, नहीं तो मूर्ख तंत्र हो जाएगा, जैसा कि आपने 8 अक्टूबर नोटबंदी के टाइम किया था। 18 में पिक्चर आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उससे आपकी कंपैरिजन करने लग जाएगी पब्लिक। मैं आपकी तारीफ में भी तारीफ कर, कोई अच्छा होगा तारीफ करूंगा, आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जो है आम आदमी की बात पे आप आत्मा पे हाथ रख के बोलो, आम आदमी परेशान है कि नहीं इस समय रोटी रोजगार से। चाय पकौड़े की सरकार थोड़ी आदमी को चाहिए होती है। प्रधानमंत्री जी के लिए पकौड़े तल लो, आप अपने बेटे को पकौड़े तलने भेजोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो आप कर सकते हो ऐसा काम? मैं तो नहीं कर सकता भाई। आपको प्रणाम करता हूं ऐसी सोच को, ऐसी आपकी जो मानसिकता है उसको। इंदुकांत जी, मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार के बीच में आर्थिक नीतियों को लेकर क्या बढ़ोतरी और क्या घटोतरी रही है, उसकी समीक्षा आपसे चाहते हैं। मैं एक दो बातें स्पष्ट तौर पर पहले कहना चाहूंगा। जो चूंकि मुख्य चर्चा आपकी नोटबंदी पे थी और आज उसके 5 वर्ष पूरे हुए, नोटबंदी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी मैं खुद हूँ। मैं आपकी चर्चा में कहना चाहता हूँ, हमें एक छोटा सा अपना आशियाना खरीदना था और नोटबंदी के समय खरीदने से हमें लगभग 30% सस्ता मिला। मैं पैसे टर्म्स में नहीं बताना चाहता हूँ, 30% सस्ता मिला, नहीं तो जो फ्लैट हमने खरीद सकते थे। तो इसलिए ये कहना कि उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, किसी को कोई बेनिफिशियरी नहीं था, आपके डिस्कशन में मैं खुद हूँ, मैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी हूँ। दूसरा, एक जो अभी वरुण जी ने कहा कि जैसे एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जो भी अच्छा करता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे 370 की चर्चा इन्होंने की, 370 अगर पूरी तरह से इनफेक्टिव कर दिया गया जम्मू कश्मीर में, जिसको खुद प्रोविजन के तौर पर नेहरू जी की केंद्र सरकार के सपोर्ट से बना था कि ये एक टेम्पोररी चीज है, लेकिन उस टेम्पोररी सिस्टम को, टेम्पोररी कानून को खत्म करने का आखिरकार क्रेडिट अगर आप लोग इसको निष्पक्ष भाव से सोचते तो लेने का मौका मोदी सरकार को आपने क्यों दिया? मैं जम्मू कश्मीर में 5 साल रहा हूँ खुद, चंद्रशेखर जी और वरुण जी, इस बात को बुरा मत मानिएगा क्योंकि आप बहुत ओपन माइंड के आदमी हैं, कि जम्मू कश्मीर में चाहे आप कश्मीर में जाइए तो, और जम्मू में जाइए तो, और लद्दाख में जाइए तो, तीनों रीजन्स में, मैं इतनी बात करके इससे छोड़ूंगा, जाएंगे तो लोग कहते थे कि ये समस्या नेहरू जी की क्रिएट की हुई है। आखिरकार ये समस्या हैदराबाद में क्यों नहीं हुई? तो जिसको क्रेडिट देना है, आपने कहा कि अच्छा किया, खत्म किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज 2 चीजों पे मैं वरुण जी आपसे की बिल्कुल ओपन बात करने वाले हैं। अगर आप कह दें, जो बीजेपी की बात है कि कांग्रेस में अध्यक्ष गांधी केंद्र असेंबली का ही क्यों होगा, अगर वो तैयार है उसका हिस्सा लेने के लिए, ये सवाल तो नहीं कोई उठाता है। उठाने की हिम्मत है, जो उठाता है, आप ग्रुप 23 को देख लीजिए क्या हालत है। सब बड़े बड़े सीजन लीडर्स हैं। मैं गुलाम नबी आजाद जी को पर्सनली जानता हूँ, लेकिन जब उन्होंने कुछ बातें की कि ऐसी बातें होनी चाहिए, तर्क संगत बातें होनी चाहिए, कांग्रेस में नेतृत्व कमजोर हो रहा है, तो खैर इस बात को छोड़ करके ये नहीं आप क्लेम कर सकते हैं कि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं उनमें लोकतंत्र पूरी तरह से है। एक इंटरनल लोकतंत्र बीजेपी के बड़े नेताओं के स्तर पे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी जी का कामकाज लोकतांत्रिक बहुत है, लेकिन वहाँ एक बहुत गरीब आदमी राष्ट्रपति है, एक बहुत गरीब आदमी, गरीबी से उठा हुआ आदमी एपीजे अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति बना था। मैं उसमें दिल्ली में ही था। एक बहुत गरीब तबके का आदमी आज उपराष्ट्रपति है, एक बहुत गरीब तबके का आदमी प्रधानमंत्री है, बहुत गरीब तबके के कई लोग मुख्यमंत्री हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, जनता में, गरीब जनता में भी उम्मीद पैदा करता है कि इस पार्टी में शायद हम भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये उम्मीद कांग्रेस में कोई कर सकता है? शायद नहीं कर सकता है आज। लेकिन जो एक मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स और नरेंद्र मोदी की सरकारों की इकोनॉमिक्स की बात है, उसमें सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी के सेकंड रेजिम में, देखिए मनरेगा उन्होंने लाया, इसको सभी अप्रिशिएट करते हैं। इवन मोदी सरकार जब बनी और मोदी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अल्टीमेटली उसके शरण में उनको भी जाना पड़ा। देश की ऐसी हालात है, गरीबी है, गरीबी खत्म नहीं हुई थी। गरीबी खत्म हो जाती या गरीबी बहुत मिनिमाइज हो जाती तो वाकई मनरेगा जैसे प्रोग्राम से कई सवाल उठ सकते हैं।
लेकिन जिस तरह की गरीबी अपने देश में है इसकी जरूरत थी। लेकिन आप ये देखें कि 72,000 प्रति वर्ष पैसा देने की बात 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने किया था। हमने हमारे सामने कई मीटिंग्स में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन जहां जहां उनकी राज्य सरकारें बनी इस तरह के कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? अगर एक रोल मॉडल कुछ कदम उठाते कुछ राज्यों में कि हम जी गरीबों को 72,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, तो आप कल को आगे आने वाले चुनाव में कहते कि हमने यहाँ किए और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव है। जिस तरह के बड़े स्तर के भ्रष्टाचार यूपीए 2 में हुए थे उससे इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। देश की छवि कितनी खराब हुई। ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे तो पिछले 7-8 साल में जो एक यूएसपी इस सरकार की रही है कि बड़े लेवल पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के स्तर पर बड़े भ्रष्टाचार की सिद्ध बातें बिल्कुल नहीं है। अगर आरोप लगा भी, जैसे राफेल में आरोप लगाया राहुल गांधी जी ने, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक भी अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह के आरोप जो दूसरी सरकार की यूपीए 2 की उसमें तमाम साबित हो, कितने लोग जेल गए। तो आप इस तरह से तुलना सीधे करेंगे अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी तेजी में हुई मोदी सरकार के शुरू के 2-3 सालों में, लेकिन ये नोटबंदी और कोविड के बाद मैंने पहले ही कहा कि सारी चीज न्यूट्रलाइज हो गई, फिर टर्न डाउन किया। अब इसको फिर से वापस जो $5 ट्रिलियन की बात कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर ले जाएं, देखिए लक्ष्य ऊंचा रखा जाता है लाने के लिए, लेकिन ला दे तब उनको सफल माना जाएगा। जैसे एक लास्ट एग्जाम्पल देकर मैं बात नहीं खत्म करूंगा। कोविड अभी जुलाई में, अगस्त में, सारे बयान में देख रहा था चर्चा में आने के पहले कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और तमाम नेता आपके केजरीवाल इन लोगों के बयान थे कि अरे जो हालात है 15 साल तक टीके लगते रहेंगे तो भी नहीं होगा, 2 साल तक टीके लगेंगे तब भी नहीं होगा। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि हम दिसंबर तक 90 करोड़ लगाएंगे और अक्टूबर में 100 करोड़ लगा दिया। इसको भी अप्रिशिएट करना है। बिल्कुल ये एक सरकार के वरुण जी माफी चाहेंगे, आपका जवाब भी नहीं ले पाएंगे। विजेंद्र जी आपका, वरुण जी आपका, इंदुकान जी बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बहरहाल चर्चा यही रहती है कि जब नोटबंदी का ये जो दिन आता है कि कहाँ पे हम खड़े हैं या क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी समीक्षा जारी है कि किस तरह के फ़ायदे किस तरह के नुकसान भविष्य में देखने होंगे। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।